प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश जोशी वासुदेवा कोचिंग क्लासेज में प्रिय विद्यार्थियों आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लासेज में मैं वासुदेवा परिवार की ओर से एक नए चैप्टर के साथ कंपटीशन के एक नए वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा चैप्टर है प्लासी का युद्ध कब और किस किस के बीच में लड़ा गया, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इसके संबंध में आज हम इसकी विस्तृत विवेचना करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा बैक पीछे की ओर, स्थिति क्या बनी थी। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले लेता हूं मैं भारत का मुगल बादशाह। उन दिनों में भारत का एक मुगल बादशाह था। भारत के मुगल बादशाह का नाम था प्रिय विद्यार्थियों फर्रुखशिह। प्रिय विद्यार्थियों, भारत का जो मुगल बादशाह था फर्रुखशिह की बेगम प्रिय बेगम एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हुई। भारतीय हकीमों ने, भारतीय वैद्यों ने, भारतीय डॉक्टरों ने फर्रुखशिह की बेगम का उपचार किया, लेकिन उसका कोई भी उपचार कारगर साबित नहीं हुआ। फर्रुखशिह बड़ा दुखी था। उसी समय एक अंग्रेज लेडी डॉक्टर वहां पर आए, हैमिल्टन ने फर्रुखशिह से कहा, यदि आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी बेगम का उपचार कर देती हूँ। तो फर्रुखशिह ने कहा, ठीक है, कर लो आप। लेडी डॉक्टर ने फर्रुखशिह की बेगम का उपचार किया। फर्रुखशिह की बेगम ठीक हो गई। फर्रुखशिह ने कहा, वाह क्या बात है, मेरी बेगम आज तक ठीक नहीं हुई, और हैमिल्टन ने उसका उपचार कर दिया। फर्रुखशिह ने अंग्रेजों से कहा, आपको क्या चाहिए, आप बोलो, मैं भारत का मुगल बादशाह आपकी हर डिमांड, आपकी हर मांग पूरी करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा, फर्रुखशिह हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो व्यापारी ठहरे, हम तो भारत में व्यापार करने आए, सिर्फ एक काम करो फर्रुखशिह, हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करते हैं, उस व्यापार को करने के लिए हमें निःशुल्क परमिशन दी जाए, अर्थात हम कोई भी चुंगी का भुगतान नहीं करेंगे, कोई भी कर का भुगतान नहीं करेंगे। फर्रुखशिह ने कहा, बस इतनी सी बात है, आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार करना है, बस इतनी सी बात। अब फर्रुखशिह ने क्या क्या प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजों को जारी किया दस्तक। 1717 में दस्तक का मतलब होता प्रिय विद्यार्थियों निःशुल्क पास, और दस्तक कब जारी किया, 1717 में जारी किया। क्या है प्रिय विद्यार्थियों दस्तक, मुगल बादशाह फर्रुखशिह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार करने के लिए निःशुल्क पास, विशेष अधिकार पत्र जारी किया, और इस दस्तक को दिखाकर अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी का भुगतान किए व्यापार कर सकती थी। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं, अंग्रेजों को दस्तक किसने जारी किया, मुगल बादशाह फर्रुखशिह ने जारी किया। दस्तक कब जारी किया, 1717 में जारी किया। परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं दस्तक से क्या आशय है, तो उत्तर हो जाएगा निःशुल्क व्यापारिक पास, या अंग्रेजों को व्यापार करने हेतु जारी किया गया विशेष अधिकार पत्र। क्लियर प्रिय विद्यार्थियों, अब चलते हैं आगे। अब अंग्रेजों को दस्तक प्राप्त हो गया, अब अंग्रेजों ने निःशुल्क व्यापार करना प्रारंभ किया। प्रिय विद्यार्थियों, अब चलते हैं यहां से आगे। फर्रुखशिह के बाद उन दिनों में बंगाल का एक नवाब था। ये तो था भारत का मुगल बादशाह, और बंगाल का नवाब कौन था, उन दिनों में बंगाल का नवाब था अली वर्दी खां। बंगाल का नवाब कौन था, अली वर्दी खां। प्रिय विद्यार्थियों, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां ने अंग्रेजी व्यापारियों ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आपको फर्रुखशिह ने दस्तक जारी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आप अपना व्यापार करो। लेकिन अली वर्दी खां ने अंग्रेजों को कहा, कोई भी अंग्रेज व्यापारी अपना पर्सनल व्यापार नहीं करेगा, आप केवल इसका उपयोग करते हुए केवल कंपनी का व्यापार करेंगे, अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे। चूंकि अली वर्दी खां शक्तिशाली शासक था, ताकतवर शासक था, अंग्रेज भी उससे भयभीत हुए, और अंग्रेजों ने भी अली वर्दी खां के आदेश का पालन किया, और अंग्रेजों ने केवल कंपनी का व्यापार किया।
अली वर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से कहा, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपने अपने किलों की किलेबंदी नहीं करेंगे। व्यापारी बनकर आए हो तो केवल व्यापारी बनकर रहो, अपनी सेना एकत्रित मत करो, किलों के ऊपर तोपों को मत रखो, है किले की किलेबंदी मत करो। क्योंकि अली वर्दी खां शक्तिशाली था, इसलिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने नवाब के आदेश का पालन किया। अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा, यदि इन मधुमक्खियों को न छेड़ा जाए तो ये शहद देगी, और यदि इन मधुमक्खियों को छेड़ा जाएगा तो ये डंक से डस डस कर मार देगी। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल नवाब अली वर्दी खां ने। प्रिय विद्यार्थियों, अली वर्दी खां बंगाल का शक्तिशाली शासक था। अंग्रेज इनके नियंत्रण में रहकर अपना कार्य करने लगे। अली वर्दी खां की मृत्यु हुई। अली वर्दी खां के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद अली वर्दी खां का एक दोहित्र था। उसके दोहित्रे का क्या नाम था? सिराजुद्दौला। क्लियर? तो याद रखना, सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का कौन था? दोहित्र था। अब बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। अब प्रश्न उत्पन्न ये होता है, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच मनमुटाव के क्या कारण थे? दोनों में शत्रुता क्यों उत्पन्न हुई? दोनों के संबंधों में खटास क्यों आई? सुनना प्रिय विद्यार्थियों, दोनों के मध्य संघर्ष का कारण नंबर 1, पहला कारण, उन दिनों में एक परंपरा होती थी, जब भी कोई शासक अपना राज्याभिषेक कराता था तो विभिन्न अमीर, विभिन्न सरदार, फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि नवाब के दरबार में उपस्थित होते थे, उनका अभिनंदन करते थे और नवाब को उपहार वगैरह दिया करते थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि न तो नवाब के दरबार में उपस्थित हुए, न उन्हें किसी प्रकार का उपहार दिया। नवाब सिराजुद्दौला ने इससे अपना अपमान समझा और दोनों के संबंधों में खटास की शुरुआत हो गई। दोनों के संबंधों में तनातनी का कारण नंबर 2। दूसरा कारण, नवाब सिराजुद्दौला के कुछ शत्रु थे, कुछ षड्यंत्रकारी थे। कौन कौन से षड्यंत्रकारी थे? नाम याद रखना। नंबर 1, सिराजुद्दौला की एक सगी मौसी थी, उसकी मौसी का नाम था मौसी घसीटी बेगम। दूसरा था उसका प्रेमी शौकत जंग। तीसरा षड्यंत्रकारी था राजवल्लभ, किशन वल्लभ। ये चारों के चारों सिराजुद्दौला के षड्यंत्रकारी थे। ये चारों षड्यंत्रकारी भागे और भागकर किसकी शरण में आ गए? अंग्रेजों की शरण में आ गए। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा, मेरे ये जो 4 षड्यंत्रकारी मौसी घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजवल्लभ, किशन वल्लभ, इनको मुझे सुपुर्द कर दो। अंग्रेजों ने मना किया, संबंधों में और खटास आ गई। पॉइंट नंबर 3, कारण नंबर 3, संबंधों में खटास का अगला कारण था, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा, आप दस्तक का दुरुपयोग मत कीजिए। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजों को दस्तक किसने जारी की? 1717 में फर्रुखशह ने जारी किया। दस्तक क्या था? दस्तक ओनली फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए जारी की गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ता कैसी बेईमानी करते थे? सुनना, ये क्या बेईमानी करते थे? कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी अब दस्तक का दुरुपयोग कर अपना पर्सनल व्यापार, अपना निजी व्यापार भी करते थे। तो सिराजुद्दौला ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? दस्तक ओनली फॉर कंपनी के व्यापार के लिए जारी हुआ है, आपके पर्सनल व्यापार के लिए नहीं। यदि आप अपना पर्सनल व्यापार करोगे, अपना निजी व्यापार करोगे, तो फिर मुझे चुंगी कैसे मिलेगी, मुझे राजस्व कैसे मिलेगा, मैं अपना प्रशासन कैसे चलाऊंगा? लेकिन अंग्रेजों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
दस्तक का दुरुपयोग कर अंग्रेज अब भारतीय व्यापारियों का माल भी अपना माल बताकर पास करवाने लगे हैं। अब अंग्रेज क्या करते थे, सपोज करो कोई माल बंगाल से कहां भेजना है, उड़ीसा भेजना है भारतीय व्यापारियों का माल खड़ा है, तो अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों के पास जाते थे और भारतीय व्यापारियों से कहा, ए बता रामलाल तेरे को माल कहां भेजना है, कि बंगाल से उड़ीसा भेजना है। तो वो अंग्रेज भारतीय व्यापारी रामलाल से कहते थे, ठीक है आप अंग्रेजों को चुंगी कितनी दोगे, सपोज करो उस व्यापारी ने कहा 100 रुपए, तो अंग्रेज कहते थे ऐसा करो आप मुझे 50 रुपए की चुंगी दे दो, आपका माल मैं अपना बताकर है यहाँ से पास करवा के उड़ीसा भेज दूंगा, हमारे पास दस्तक है, हम अंग्रेजों को अपनी दस्तक बता देंगे, आपका माल हमारा माल बताकर बिना चुंगी के यहाँ से पास करवा देंगे, आप इनको 100 रुपए चुंगी दोगे, आधी चुंगी हमें दे देना। भारतीय व्यापारी भी खुश, कहाँ तकलीफ है 2 पैसे बच रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। अब अंग्रेज भारतीय व्यापारियों का माल भी अपना बताकर पास करवा देते थे। तो वापस सुना, अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कैसे कर रहे थे, नंबर 1 अपना निजी व्यापार कर रहे थे और भारतीय व्यापारियों का माल भी अपना माल बताकर बिना चुंगी दिए पास करवा देते थे। तो सिराजुद्दौला ने कहा ऐसे आप बेईमानी करोगे तो फिर मुझे राजस्व का प्राप्ति होगी नहीं, मैं अपना शासन चला पाऊंगा नहीं, संबंधों में और खटास आई है। खटास का अगला कारण है, नवाब सिराजुद्दौला ने कहा ये अंग्रेजों आपके कलकत्ता में एक कासिम बाजार की फैक्ट्री है और मेरी इच्छा है मैं आपकी कासिम बाजार की फैक्ट्री को देखना चाहता हूँ। अंग्रेज डर गए, अंग्रेज ने कहा यदि इसको कासिम बाजार की फैक्ट्री दिखा देंगे, एक्चुअली में क्या अंग्रेजों की भारत में जो फैक्ट्रियां थी, हम भारतीयों की क्या सोच थी कि इसके अंदर कपड़ा बनता है, अनाज का उत्पादन होता है वगैरह वगैरह, लेकिन उन फैक्ट्रियों में न तो कपड़ों का उत्पादन न अनाज का उत्पादन, उस कारखानों में गोला बारूद बम तोपखाने आदि का काम था। अंग्रेज डर गए कि यदि हमने हमारी फैक्ट्री मीर कासिम को दिखा दी तो हमारी पूरी पोल पट्टी मीर कासिम के सामने खुल जाएगी। वो तो सोच रहा है इसके अंदर अनाज वगैरह पड़ा होगा और अंदर तो माजरा कुछ और ही है। अंग्रेजों ने मना कर दिया, कोई नहीं दिखाएंगे तेरे को फैक्ट्री। नवाब सिराजुद्दौला ने कहा सिर्फ फैक्ट्री देखने की रिक्वेस्ट की है, वो भी मना कर दी कि नहीं दिखाएंगे, क्या कर लेगा। नवाब सिराजुद्दौला ने कहा बंगाल का नवाब मैं हूं कि आपको मेरे राज्य में मेरे ही आदेश की अवहेलना हो रही है। अब नवाब सिराजुद्दौला क्रोधित हुआ, अपने सेना एकत्रित की, सीधा अंग्रेजों की कासिम बाजार पर आक्रमण किया। अंग्रेज डरकर भाग गए। नवाब सिराजुद्दौला ने यहाँ पर एक गलती और की, कासिम बाजार को जीत लिया लेकिन कासिम बाजार की अंदर फैक्ट्री देखने नहीं गया। यदि नवाब ने अंदर जाकर फैक्ट्री देख ली होती तो सारी सत्य हकीकत उसे समझ में आ गई होती। नवाब काफी नवयुवक था, जोश में उसने होश खोया। नवाब सिराजुद्दौला आगे बढ़ा, अंग्रेजों पर आक्रमण किया। अंग्रेज पराजित हुए हैं और अंग्रेज पराजित होकर अंग्रेज अधिकारी था ड्रेक, अंग्रेज अधिकारी ड्रेक जहाजों में बैठे और फुल्टा द्वीप में ले जाकर शरण ली। परीक्षा में सवाल पूछते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला के कासिम बाजार कलकत्ता पर आक्रमण के समय वहां का अंग्रेज अधिकारी कौन था? ड्रेक अपने सैनिकों के साथ कहां पर शरण ली? समुद्र के बीचों बीच फुल्टा द्वीप में शरण ली। प्रिय विद्यार्थियों, नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीता। कलकत्ता का नाम चेंज करके अली नगर रखा और नवाब सिराजुद्दौला का एक विश्वसनीय मंत्री था जिसका नाम था माणिक राम। माणिक राम को कलकत्ता का अधिकारी बनाया और खुद बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, उन दिनों में बंगाल की राजधानी कलकत्ता नहीं थी। बंगाल की राजधानी कौन सी थी? उन दिनों में बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। याद रखना है, गलती से कलकत्ता मत कर देना। तो उन दिनों में बंगाल की राजधानी कौन सी थी? मुर्शिदाबाद। नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम चेंज करके क्या रखा? कलकत्ता का नाम चेंज करके रखा
अलीनगर, क्लियर। और अलीनगर का अधिकारी किसको बनाया? अलीनगर का अधिकारी बनाया माणिकराम को, क्लियर सब। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, आगे अब हम सिराजुद्दौला पढ़े, कलकत्ता की विजय पढ़े और हम ब्लैक होल की घटना ना पढ़े तो हमारा सिराजुद्दौला पढ़ना है पूरा नहीं माना जाएगा। कौन सी घटना? मैं एक घटना लिख रहा हूं, ब्लैक होल, इसका हिंदी में नाम है काल कोठरी की घटना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड विद्यार्थियों, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये घटना कब हुई? तारीख याद रखनी पड़ेगी, 20 जून 1757। तो प्रिय विद्यार्थियों, ब्लैक होल काल कोठरी की घटना कब हुई? 20 जून 1757 को हुई। ब्लैक होल की घटना क्या थी? प्रिय विद्यार्थियों सुनना, नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीता। कलकत्ता को जीतने के बाद खुल्टा में तो डायरेक्ट भाग गया, लेकिन पीछे 146 अंग्रेज बच गए। पीछे कितने बच गए? 146 अंग्रेज। नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज, इसमें पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी, उन सबको बंदी बनाया। और उनको बंदी बनाने के बाद एक छोटा सा कमरा था, है एक छोटे से कमरे में 20 जून की गर्मी की रात को दिन में उन सब 146 अंग्रेजों को एक छोटे से संकरे कमरे में बंद कर दिया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें 50 आदमी भी न आ पाए, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया है? बकरियों और भैंसों की तरह सबको ठूस के अंदर भर दिया। इतना ठूस के अंदर भरा, एक के ऊपर एक पड़े रहे हैं। भयंकर गर्मी है, बाहर से क्या दरवाजा बंद, बाहर मारा लॉक और कहा दूसरे दिन इस दरवाजे को खोलना। प्रिय विद्यार्थियों, जब दूसरे दिन उस दरवाजे के खोला गया तो उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। कितने जीवित मिले? 23 व्यक्ति जीवित मिले। 123 व्यक्ति 20 जून गर्मी में घुटन में ठस भरने से, दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। केवल 23 व्यक्ति जीवित मिले। यह घटना क्या कहलाती है? ब्लैक होल काल कोठरी की घटना। 20 जून तारीख याद रखना। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक होल की घटना का उल्लेख करने वाला अंग्रेज कौन था? उत्तर हो जाएगा हॉलवेल। सवाल पूछते हैं, ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किस अंग्रेज ने किया है? उत्तर हो जाएगा हॉलवेल। अब इसमें प्रिय विद्यार्थियों विवाद का विषय है। भारतीय इतिहासकार कहते हैं नवाब सिराजुद्दौला ने कोई 146 अंग्रेजों को बंदी नहीं बनाया, कोई ब्लैक होल की घटना नहीं हुई। भारतीय इतिहासकार मना करते हैं, समकालीन भारतीय इतिहासकार मना करते हैं, लेकिन अंग्रेज इतिहासकार ब्लैक होल की घटना का बढ़ चढ़कर प्रचार किया। ब्लैक होल की घटना काफी प्रचारित हुई और प्रिय विद्यार्थियों तो कितने जीवित बचे? 23। कितने मारे गए? 123। घटना का उल्लेख किसने किया? हॉलवेल ने किया, क्लियर। और नवाब कहाँ आ गया? नवाब सीधा पहुंच गया मुर्शिदाबाद। यहाँ तक प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको बताया, ठीक है सर। और प्रिय विद्यार्थियों, तो आज मैंने आपको प्लासी के युद्ध से पूर्व की सारी घटना चक्र मैंने बता दिया। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अब प्लासी के युद्ध के लिए कौन कौन से षड्यंत्रकारी सिराजुद्दौला के विरुद्ध एकजुट हुए, किस प्रकार से प्लासी का युद्ध हुआ, क्या उसके परिणाम हुए, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में प्रदान करूंगा। एक एक चीज मैंने आपको इसमें बता दी है। आप वीडियो को बारंबार देखना और आज आज ही इससे कंठस्थ और याद करने का प्रयास करना, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश जोशी वासुदेवन एकेडमी की ओर से इतिहास का व्याख्याता, ठीक है। धन्यवाद।